इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना है ना। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले विल स्टार्ट विथ बेसिक सा डिस्कशन करना है अपन को, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस को कैटेगराइज करेंगे अलग अलग बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के बेसिस पे कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है देखते हैं। हीट के बेसिस पे इक्विलिब्रियम आने की चांसेस नहीं है, श्योरिटी है कि टेस्ट है। जिसमें टेस्ट होगा उसमें श्योरिटी है कि केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, तभी अपन पढ़ रहे हैं, है ना, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के बेसिस पर कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो तुमने आई एम श्योर हीट के बेसिस पे रिएक्शंस को एज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक कैटेगराइज करा हुआ है। नाम तो सुने होंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। देख लेते हैं, पहले अपन देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अपन किसी रिएक्शन को कब बोलते हैं, जब उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है दैट मीन्स द रिएक्शन वुड बी कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, थर्मल मतलब हीट होता है, एंडो मतलब एब्जॉर्ब। ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब दैट मीन्स द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अपन, ओके ठीक है, उसमें अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आर और पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर फॉर्म्स पी ना। अपन इसमें बोल रहे हैं कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी, हीट है जो एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उस हीट को हम इस रिएक्शन में कहां पर लिखें, रिक्वायर्ड है या फिर वो एब्जॉर्ब हो रही है, वो हीट रिएक्शन में जा रही है, तो उसको रिएक्टेंट के साथ लिखें या फिर प्रोडक्ट के साथ। एरो पे भी लिख सकते हैं वैसे, रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, तो प्लस मैंने लिख दिया क्यू, क्यू इज द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ हीट। ठीक है, आर प्लस क्यू इज प्रोडक्ट। अब इसके बेसिस पे अपन बोल देंगे कि हाँ ठीक है, दिख रहा है हीट एब्जॉर्ब हो गई होगी, क्योंकि हीट को अपन ने रिएक्टेंट माना है। माना क्या, हीट को रिएक्टेंट की तरह ट्रीट किया है। इसी रिएक्शन को, इसमें जो क्यू है वो हीट है, आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं, आर फॉर्म्स पी माइनस क्यू, बेसिकली जो हीट है वो यहाँ पर ऑब्जर्व हुई, यानी यहाँ प्लस क्यू आएगा, तो मैं इस क्यू को राइट में ले गया तो माइनस क्यू कर दिया। अब नॉर्मली ऐसा अपन रिएक्शन में करते कम है, पर कर सकते हो। अब कहीं लिख के दे दे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अगर मेरे को इसको पूछ रहा है, कोई मुझसे पूछे कि ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो माइनस साइन को प्लस करो, मतलब माइनस क्यू को यहाँ लेके आओ, और अगर ये रिएक्टेंट साइड आ गया मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, ये सोचने का तरीका हो जाएगा, राइट। फिर अगर अपन इस रिएक्शन को सिंपली ले कि इट इज आर फॉर्म्स पी, और हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कितनी हुई वो अलग से बताएं, तो फॉर दैट वी यूज दिस सिंबल डेल्टा एच। एक्चुअली तो जो एच है वो इंथैल्पी होती है, एच जो है वो एंथैल्पी होती है, पर फॉर नाउ यू कैन टेक दिस एज हीट। तो मैंने लिखा डेल्टा एच, मतलब रिएक्शन में हीट का चेंज, डेल्टा यानी चेंज, तो रिएक्शन में हीट का चेंज, राइट। कितना चेंज आएगा रिएक्शन में हीट में, जस्ट सेकेंड, हाँ, कितना चेंज आएगा रिएक्शन की हीट में, कितना चेंज आएगा, तो HP माइनस HR। तो बेसिकली डेल्टा एच तो सिंपली व्हाट डेल्टा एच सिंपली क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं देखूं तो रिएक्शन में फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट है और इनिशियली मेरे पास रिएक्टेंट थे,
तो मैंने फाइनल चीज की हीट ली, उसमें से इनिशियल की हीट को घटा दिया, तो डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा, HP माइनस HR आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज HP माइनस HR? इफ यू चेक, इसमें एग्जांपल ले लो तो वैल्यू निकालना समझ जाएगा। मान लो रिएक्टेंट के पास हीट थी 20 और ये अपन ने 5 बाहर से दी, तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, 20 को 5 और हीट दे दोगे, तो जो चीज बनेगी उस पर हीट कितनी होगी? इस पे 20 हीट थी, 5 और पकड़ा दी तुमने, तो ये 25 हो जाएगी। अब प्रोडक्ट के पास 25 हीट है, रिएक्टेंट पे 20 है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाओ, यहाँ पे 20, सॉरी यहाँ 25 माइनस 20 क्या आया? 5। साइन के साथ क्या आया? साइन के साथ, साइन इंपॉर्टेंट है, -5 कैसे आ जाएगा? पहला जिसने लिखा उसने -5 ही लिख दिया, +5 है ना, +5, राइट। तो ये अपना जो डेल्टा एच है, दिस इज, इफ यू चेक, इज +Q। इस केस में अपन देखो, ये 3 तरीके होते हैं रिएक्शन को लिखने की। R+Q फॉर्म्स P, जो सबसे कॉमन है। R फॉर्म्स P माइनस Q, लेस कॉमन बट इट्स ओके। और सेकंड मोस्ट कॉमन है R फॉर्म्स P और आगे लिख दिया डेल्टा H प्लस Q। अब अगर डेल्टा H प्लस Q आ रहा है, +10, +15, +20, +5 पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि प्रोडक्ट के पास रिएक्टेंट से ज्यादा हीट है, और वो ज्यादा कब होती है? जब एब्जॉर्ब हो। तो दिस इज +5 या +Q, दैट शोज कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इसका पॉजिटिव आना इस रिएक्शन का एंडोथर्मिक होना। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, रिएक्टेंट के साइड पे हीट है मतलब एंडोथर्मिक, दोनों का एक ही मीनिंग है, वैल्यू भी सेम। ठीक है, आखिरी चीज जो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अपन को देखनी होती है वो और देख लो, ये अगर मैं इसी को ग्राफिकली देखूं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट वर्सेस एच। एच क्या है? हीट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है? तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है रिएक्शन का एक्सटेंट। अगर मैं बोलूं रिएक्शन हो रही है, तो ग्राफ में कैसे दिखाते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट से दिखाते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट में एक्सट्रीम लेफ्ट पे यहाँ रिएक्शन स्टार्ट होती है, एक्सट्रीम राइट पे यहाँ रिएक्शन खत्म हो जाती है। तो ये रिएक्शन की टाइमलाइन हो गई, यहाँ से स्टार्ट होकर रिएक्शन यहाँ पर खत्म होती है। समझ आ रहा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट? अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट में एकदम पहले यहाँ लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा? रिएक्टेंट, और लास्ट में यहाँ पे क्या होंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में अगर अपन देखें, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की हीट ज्यादा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का चलेगा। ठीक है, और इन ग्राफ्स में ये जो है, ये दिस इज HR, दिस इज योर वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट HR, एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट HP। ये जो डिफरेंस है, ये क्यों है? सो ओवरऑल नॉट एक्टिवेशन एनर्जी, जो वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूं तुम भी मत यूज करो। जब मैं यूज करूंगा तो मैं समझाऊंगा, तुम यूज करोगे तो बस तुम्हारे लिए शब्द है वो, है ना। इसलिए जो वर्ड यूज मैं नहीं कर रहा हूँ वो यूज नहीं करना। राइट, so this delta H is the difference, HP माइनस HR का डिफरेंस, है ना। और ये अपनी वैल्यू इसकी Q के बराबर है ना। ये मैंने ग्राफ कैसे बनाया? तो मैंने बोला रिएक्टेंट है, उनके पास कुछ हीट है, और मैंने उनको कुछ हीट दी, और दी, ये वाली है, ये दी, तो ये ग्राफ यहाँ पर आके खत्म हो गया। ओरिजिन से तो चालू करा है, कहीं से भी कर दो उतना फर्क नहीं पड़ता। वो जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है वो रफ होता है, उसमें अपन एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ खत्म करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट से राइट जाने का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, एंड ये जो वैल्यूज है ये, तो ग्राफ अगर ऊपर खत्म हुआ, रिएक्टेंट से ऊपर खत्म हुआ, मतलब HP ज्यादा, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक थी। ग्राफ ऊपर खत्म हुआ मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक थी, हीट दिया है, हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, किसी को डाउट है कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन में?
नहीं, देखो इसी का काउंटर पार्ट सेकेंड पार्ट बी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, बिल्कुल ये लिखा है ना पॉजिटिव, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। सो व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन इन विच हीट is given out, or the word we use is normally released. Released और absorbed word use करते हैं, so मैंने वो use कर लिए। Heat is absorbed, heat is released. Absorbed मतलब endothermic, released मतलब exothermic। कैसे released, कैसे क्या होता है इसमें? देखो, reactant से बना प्रोडक्ट और साथ में निकली हीट, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट और साथ में निकली हीट। तो अगर हीट यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड है, मतलब वो तो रिलीज हो रही है, बाहर आ रही है। जैसे प्रोडक्ट बनता है वैसे हीट बन रही है, रिएक्शन क्या हो गई? एक्सोथर्मिक। ठीक। अच्छा, इसी को अगर दूसरे तरह से लिखें तो यू कैन ऑल्सो राइट आर माइनस क्यू फॉर्म्स पी। वही सेम लॉजिक कि क्यू अगर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? ठीक है। फिर अगर अपन इसमें डेल्टा एच वाइज बात करें तो जो डेल्टा एच है आर फॉर्म्स पी, उसका इकलौता फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डिपेंड्स फाइनल माइनस इनिशियल एच पी माइनस एच आर। द ओनली थिंग इज इस बार तुम एच पी माइनस एच आर निकालोगे, एच पी माइनस एच आर निकालोगे तो क्योंकि रिएक्टेंट की हीट से दो चीजें हो गई। रिएक्टेंट की हीट का क्या हुआ? प्रोडक्ट बना और कुछ ये हीट क्यू के फॉर्म में आ गई। तो प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से कम होगी, प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से कम होगी, है ना। और अगर प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से कम है, प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से छोटी है, कम है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? नेगेटिव, है ना। माइनस क्यू नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो ओवरऑल एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव और हीट रिलीज, इतना अपन को जानना होता है। तीन चीजें कुल जाननी होती हैं। पहली, हीट रिलीज होती है। दूसरी, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तीसरा, कि इसका जो ग्राफ है, क्या होना चाहिए ग्राफ में? बताओ क्या होना चाहिए ग्राफ में? इसमें ग्राफ ऊपर खत्म हुआ, इसमें नीचे। ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, नीचे खत्म कर देते हैं। ठीक है। डाउट है किसी को कुछ? बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बार बार चीजें रिपीट करता है तो पर किसी को उसमें डाउट नहीं होता, तो पूछ लिया, बताओ। क्लियर है? बिल्कुल सेम चीज है जो अपन ने एंडो में करा है ना, वो एक्सो में कर दिया। बस जो उसमें चेंजेस थे वो अपन ने चेंज कर दिए। भाई प्रोडक्ट की हीट कम है तो नीचे आ गया ग्राफ, रिएक्टेंट ज्यादा है ऊपर से स्टार्ट कर दिया। डेल्टा एच दिख रहा है, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है सबको? बोलो जल्दी फटाफट। ठीक है ना? परफेक्ट। सो दिस इज बेसिकली द बोथ ऑफ दीज, दिस इज अपना एंडोथर्मिक और दिस इज अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। क्या नहीं आया बेटा? क्या नहीं आया? तीन चीजें याद रखना है। हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है क्योंकि प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से कम है, तो घटाओगे वैल्यू छोटी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और अगर प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से कम है तो ग्राफ ऊपर तो जाएगा पर खत्म इस रिएक्टेंट से नीचे होगा। बस दैट इज, दोज आर द थ्री थिंग्स जो आपको किसी भी हीट के बेसिस पे रिएक्शन में याद रखना है। ये तीनों चीजें इसमें उल्टा हो जाएगा। हाँ, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, या ये जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, कि अगर इसमें देखें तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, वहां रिलीज हो रही थी। यहाँ पर हीट जो है वो माइनस क्यू, मतलब अगर चलो वो तो लिखने का तरीका है, आर फॉर्म्स पी डेल्टा एच पॉजिटिव है क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो रही है। एंड देन अगर ग्राफ बनाओगे तो प्रोडक्ट की हीट एब्जॉर्ब होने के बाद, प्रोडक्ट के पास रिएक्टेंट से ज्यादा हीट होगी। समझ आया? ठीक है ना? ठीक। दिस इज द फर्स्ट बेसिकली इन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ
टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट, राइट। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, लेफ्ट साइड क्लियर कर दूं। सेकंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे अगर अपन रिएक्शन को कैटेगराइज करें, ठीक है, रिएक्शन की कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें भी अगेन बिल्कुल जैसे हीट में था वैसे ही दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। सो दे आर रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो सेकंड टाइप है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्सिबल वर्ड से क्या समझ आ रहा है? रिवर्सिबल से जो रिवर्स हो सकती है। तो एक लाइन में अगर लिखें तो दीज आर रिएक्शन इन विच product can convert back to reactant। इसमें जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो सकता है। अब नॉर्मली हमसे बोला जाए कि रिएक्शन हो रही है तो जो रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, पर ये रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकता है और बनेगा। लेट्स सी। अगर हम बोलें कि हमने N2 गैस और H2 गैस को मिला के अमोनिया बनाया, तो अमोनिया से N2 और H2 गैस भी तो बनती है ही ना। अब अगर मैं इसमें दो एरो लगा रहा हूं तो जस्ट इस शो करने के लिए कि N2 और H2 से अमोनिया बनती है और अमोनिया से N2 और H2 भी बन जाते हैं वापस। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है कैसी है? रिवर्सिबल। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है ना। इसमें अगर अपन देखें तो क्या हो रहा है, तो एक्चुअली इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उससे प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है। तो और अगर अपन इसमें बताएं कि क्या होता है, तो इसमें एक और चीज यू कैन राइट इज in these reactions or in nahi, सीधा start with these reactions proceeds in both direction मतलब forward and backward directions simultaneously। फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, बैकवर्ड मतलब वापस आना यानी प्रोडक्ट से रिएक्शन। दीज रिएक्शंस प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा, ठीक है। क्लियर है ये? फिर इसमें अगर और अपन देखें क्या होता है, तो अब ये रिएक्शन है ऐसी, इसको अच्छे से बीच में लिख देता हूँ, अजीब सी जगह लिख के दिखा। अगर इस रिएक्शन में अपन बात करें तो इसमें देखो क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसीड करती है और बैकवर्ड्स रिएक्शन आ सकती है, तो वी कॉल दिस एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ इस रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर अपन देखें तो नॉर्मली अभी तक क्या होता था,
बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली कैसे प्रोसीड करेगी वो समझ नहीं आया। तो अगर एक डब्बा है जिसमें N2 और H2 लिया और उससे अमोनिया बन रहा है, तो जो अमोनिया बना वो वापस टूट के N2H2 बना रहा है। ये दो रिएक्शन हैं जो एक साथ चल रही हैं। पहली N2 और H2 से NH3 बनना, दूसरी NH3 से N2 और H2 बनना। ये एक ही डब्बे में एक साथ हो रही होंगी। तो जब हो रही होगी तो रिएक्शन जो है यही रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। राइट। सो बेसिकली अगर अपन देखें नॉर्मली रिएक्शंस में क्या होता था कि अपने पास N2 था, H2 था और उससे अमोनिया बनता था। अब जब तक तुम्हारे पास N2 और H2 है रिएक्शन होती रहेगी, अमोनिया बनता रहेगा। अब रिएक्शन खत्म कब होती थी? तो N2 और H2 में से एक कोई दोनों खत्म हो जाए, रिएक्शन खत्म। N2 और H2 लिया, प्रोडक्ट बना रहे हैं, N2 खत्म हो गया, H2 बचा है, कोई बात नहीं, N2 खत्म, रिएक्शन खत्म। या H2 खत्म हो गया, N2 बचा है, रिएक्शन खत्म। N2 और H2 दोनों खत्म, रिएक्शन खत्म। पर अभी देखो क्या हो रहा है कि N2 और H2 मिलके जैसे अमोनिया बना, वापस अमोनिया से N2 और H2 बनने लग गया। तो क्या N2H2 कभी खत्म होगा? और साइमल्टेनियसली, इंपॉर्टेंट, हाँ साइमल्टेनियसली कभी N2H2 खत्म होगा क्या? नहीं भाई, ये जो डब्बा है जिसमें N2H2 है और इनसे रिएक्शन होके अमोनिया बनता है, तो वापस N2 और H2 भी तो बन ही रहा है। तो हमेशा देयर इज सम N2 सम H2 सम NH3। कैन द रिएक्टेंट गेट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट? हमेशा, मतलब कंप्लीटली नो। दिस इज वन मोर पॉइंट इन रिवर्सिबल रिएक्शन। reactants are never completely converted to products। रिएक्टेंट्स कभी भी प्रोडक्ट्स में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होते। कन्वर्ट तो होते ही हैं, रिएक्शन ही का मतलब नहीं निकलेगा फिर तो, है ना। तो कन्वर्ट तो होते हैं पर पूरी तरह से नहीं। देयर आर ऑलवेज सम रिएक्टेंट प्रेजेंट, सम प्रोडक्ट प्रेजेंट। अच्छा, अब आ जाती है बात, अच्छा ऐसा होता है। तो देखो नॉर्मली तो ऐसा था कि जब अपन रिएक्शन करवाते थे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते थे, और जब प्रोडक्ट बन गए रिएक्टेंट खत्म हो गए, रिएक्शन ओवर, काम खत्म, खेल खत्म। पर अभी क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहे हैं, रिएक्शन चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। तो अपन कब बोलेंगे कि रिएक्शन खत्म हो गई? अब ऐसे तो कभी नहीं होगी भाई। रिएक्शन खत्म होने का तुम्हारे लिए आज तक मतलब क्या होता था? क्या होता था मतलब? रिएक्टेंट खत्म, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनाया, जो भी सामान है लिया, अपना हो गया काम। पर अभी क्या हो रहा है कि वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन रहा है, और जो रिएक्टेंट बना वो वापस प्रोडक्ट बना रहा है। तो दीज रिएक्शंस आर नेवर कंप्लीट, नेवर completely converted to products। they attain इक्विलिब्रियम। इनमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, जो अपने चैप्टर का बाय चांस नाम भी है। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट खत्म नहीं होते हैं, प्रोडक्ट पूरे बनते नहीं है, रिएक्टेंट खत्म नहीं होते हैं, उसकी बजाय इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, रिएक्शन अटेन करती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। राइट। लास्ट इसमें एक चीज और, कि अगर मैं इस तरह की रिएक्शन N2 प्लस H2 और NH3 गैस, स्टेबल वो सब तो देख लेंगे, स्टेबल स्टेबल। लास्ट पॉइंट, कि अगर मैं बात करूं, अच्छा N2 और H2 से मैं NH3 बना रहा हूं, सपोज हाइपोथेटिकली ये N2 और H2 गैस ना हो के लिक्विड है ना। एक N2 लिक्विड और H2 लिक्विड, उनको मिलाया, ठीक है, उनको मिलाएंगे तो रिएक्शन हो के अमोनिया बनेगा। तो क्या इस तरह की रिएक्शन जिसमें ये दो लिक्विड से गैस बन रही है, इस तरह की रिएक्शन को हम क्लोज्ड ओपन कंटेनर में, बीकर में कर सकते हैं क्या? रिवर्सिबल होगी क्या वो? देखो मैंने उसको लिक्विड बस इसलिए करा, नहीं तो तुम बोलोगे ओपन कंटेनर ये भरोगे कैसे, आप बहुत बोल रहे हो N2H2 गैस, वो सब उड़ जाएगी। पर चलो मान लो कि अगर ये लिक्विड भी है, तब भी रिवर्सिबल होने के लिए उसमें अमोनिया होना चाहिए,
अब तुमने दो लिक्विड मिला, अमोनिया गैस बनी बनी और उड़ गई। अब अगर उड़ गई, मैंने बोला कि अगर अमोनिया गैस बनी और वो उड़ जाएगी तो वापस N2H2 कैसे बनाओगे? लिख तो दिया, ये देखो रिवर्सिबल दो एरो। पर भाई अगर ये उड़ गया है ना, अगर ये उड़ गया, अब ये है ही नहीं है, तो लिख के क्या होगा? बनाने के लिए तो एक्चुअली में चाहिए पड़ेगा ना। तो इसलिए इन रिएक्शंस को हम कहाँ करेंगे कैरी आउट? क्लोज्ड कंटेनर में। देखो डब्बा बंद था वो, ताकि उड़े ना गैस, है ना, क्लोज कंटेनर में। दिस इज ए वेरी फाइन पॉइंट, नहीं भी लिखते तो चलता है, बट पता होना चाहिए। ओपन कंटेनर में रिवर्सिबल रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर बचा ही नहीं, रिलीज हो गया, वो हट गया वहां से, तो फिर रिवर्सिबल काहे की रिएक्शन? प्रोडक्ट भी तो रहना चाहिए ना, राइट। अब ये जो अपन ने थोड़े बहुत पॉइंट लिखे हैं, इनको सबको उल्टा कर दो। हम कर नहीं रहे क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, पर करो अगर उल्टा तो these reactions in which reactant convert back to product convert back to reactant, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिएक्शन इरिवर्सिबल। अगर मैं यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड ना करवा के एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करवाऊं तो इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो इरिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर ओपन कंटेनर में भी कर रहे हैं और वो उड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। इनको उल्टा कर लोगे तो जो रिएक्शन आएगी वो क्या होगी? इरिवर्सिबल, है ना। और उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता, वो तो खत्म हो जाती है। अब उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता तो अपने काम की नहीं है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम। वो किस में आता है? कैसी रिएक्शन में आता है? रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में। तो अपने काम का तो वो है, मैं उसकी बात करूँ, ठीक बात है, राइट। सो इरिवर्सिबल के किसी को अगर पॉइंट लिखना है तो मैंने 4 पॉइंट बता दिए हैं। 4 लाइन छोड़ तो लिख लेना जब मन करे, नहीं लिखना तो छोड़ो, मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। रिवर्सिबल के लिख लिए हैं क्योंकि वो अपन को पढ़ना है। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। लेट्स से हम एक एग्जांपल और ले, एक बहुत जनरल रिएक्शन कंसीडर करो, या चलो अभी नहीं कर रहे, रिएक्शन कंसीडर करो A प्लस B एंड ये रिवर्सिबल रिएक्शन है C प्लस D, बिल्कुल वो N2NH3 जैसे, बट मैंने अब ABCD लिख दिया। तो मुझे बताओ इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है? वो चीज जिससे कुछ, जिसके खत्म के कुछ और बन रहा हो, वो है रिएक्टेंट, है ना, बताना। अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो CD नहीं है। जो AB वाले लोग हैं उनका कहने का मतलब है कि और C और D से A और B नहीं बनता, और 2 एरो लगाए हैं मैंने फॉर योर इन्फॉर्मेशन, देखो। तो अरे यार तो सर सही बात कह रहा है, CD भी तो यार रिएक्टेंट है। फिर मैं पूछूंगा प्रोडक्ट क्या है, तो वो भी सारे प्रोडक्ट भी हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गई, हमको तो झूठ बोल दिया बचपन में कि जो लेफ्ट में लिखा होता है वो रिएक्टेंट है, जो राइट में लिखा होता है वो प्रोडक्ट है। धोखा हो गया हमारे साथ, पकड़ना पड़ेगा किसने बोला था। हाँ तो देखो, जिसने बोला था उसने तुम्हारे साथ धोखा, क्या बोलूं मैं, किया भी है नहीं भी किया है, क्योंकि बात करी थी आधी, है ना। ये तो सही बोला कि जो लेफ्ट में लिखा है वो रिएक्टेंट है, वो तो गलत नहीं है, बात तो सही है। और जो राइट में लिखा है वो प्रोडक्ट है। बस ये नहीं बताया कि जो लेफ्ट में लिखा है वो है नॉट जस्ट रिएक्टेंट, इट इज जनरल रिएक्टेंट। और जो राइट में लिखा है दैट इज जनरल प्रोडक्ट। अबे चल जा यार प्लीज, चल गया, जनरल प्रोडक्ट। सो जो लेफ्ट साइड ऑफ द एरो है दैट इज जनरल रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में दैट इज जनरल प्रोडक्ट। एनसीईआरटी ने बोला इस चीज से पकड़े, बता देता हूँ। एनसीईआरटी ऑफिस परपड़गंज में, साउथ ईस्ट दिल्ली में, घर के पास था, चले आओ।
ट्रेन चलने लगे अगर, तो अपनी कौन सी वो इंटरसिटी एक्सप्रेस 4 बजे निकलती है, बैठ जाना उसमें, सुबह 7 बजे वो निजामुद्दीन पहुंचोगे, वहां से इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन जाना, ब्लू लाइन पे तुमको सीधा लेके जाएगा प्रीत विहार, ऑटो पकड़ना 40 रुपए लगेंगे परपड़गंज, धरना दे देना वहां बैठ के, है ना, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद। राइट। अब तो शायद आईपी एक्सटेंशन में भी मेट्रो स्टेशन बन गया होगा वैसे। भूख हड़ताल नहीं करना भाई, भूख हड़ताल पागल हो गया, अपन भूख हड़ताल थोड़ी करते हैं, खाना पीना थोड़ी छोड़ना है ना। एनसीईआरटी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, एनसीईआरटी तो भगवान है चैप्टर्स की, एनसीईआरटी, है ना। राइट, सो जनरल रिएक्टेंट एंड जनरल प्रोडक्ट, जो लेफ्ट साइड में जनरल रिएक्टेंट, जो राइट साइड में जनरल प्रोडक्ट, तो बेसिकली दिस इज मोर ऑफ कन्वेंशन। अब मैं देखो इस रिएक्शन को बोल रहा हूँ कि इसमें ए बी से सी डी यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, पर बिकॉज ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ सी डी डबल एरो ए प्लस बी, देखो कोई गड़बड़ नहीं है, रिवर्सिबल ही तो है ना, तो ये भी तो हो ही रहा होगा। इस केस में सी और डी जनरल रिएक्टेंट, ए और बी जनरल प्रोडक्ट, तो बेसिकली अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन पे, कि तुमने जो एरो के लेफ्ट में लिखा वो रिएक्टेंट, जो राइट में लिखा वो प्रोडक्ट, ठीक बात है ना, राइट। रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी उसी पे डिपेंड करेगा, जनरल रिएक्टेंट से जनरल प्रोडक्ट बनना इज फॉरवर्ड जाना, और जनरल प्रोडक्ट से जनरल रिएक्टेंट बनना इज बैकवर्ड आना। वो तो रिप्रेजेंटेशन में अपन बाय डिफॉल्ट जो लेके चलते हैं वो सेम ही है, यहाँ से यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड, वो तो सेम ही है, कुछ ऐसा नया नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, सिंपल सी चीज है वो तो, राइट। उसके बाद अब अपन बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट रिएक्शन हो रही है और आप बोल रहे हो कि कभी भी रिएक्टेंट से पूरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा या इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, तो अपन इस रिएक्शन को एक बार इसके अमाउंट को बेसिकली एनालाइज करूं, ग्राफ बनाएंगे किसका, तो स्क्वायर ब्रैकेट विच रिप्रेजेंट, अभी समझाऊंगा डिटेल में क्या होता है, अमाउंट और साथ में ले लो टाइम, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अमाउंट कैसे बदलते हैं टाइम के साथ, उसको बनाते ग्राफ, ठीक। तो व्हाट हैपेंस टू, ये तो मैंने इसको रिवर्स करके लिखा था, अपन जनरली इसको रेफर करते हैं, रिएक्टेंट का अमाउंट टाइम के साथ क्या होगा, कम बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज, रिएक्टेंट के अमाउंट की बात कर रहा हूँ विच इज बाय डिफॉल्ट इस केस में लेट्स से ए एंड बी, शुरू में कुछ रिएक्टेंट लोगे और वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो रिएक्टेंट का जो अमाउंट है यहाँ से स्टार्ट हुआ, कम हो रहा है, तुम कॉपी में ये डायग्राम बनाओगे तो मेक श्योर किसी एक टाइम पे कहीं पर भी इस लाइन को एक बार पैरेलल कर दो, ये मेक श्योर करना है ना, ग्राफ में वो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली प्रोडक्ट, अब ऐसे नॉर्मली तो ये होता था अपनी जिंदगी में, अब तक ये होता आया है कि ये जो चीजें हैं हमारा एम था इन्हें बनाना और ये हमें दे दिया जाता था, ये सामान हम पे होता था, हम ये बनाते थे सामान, मैं बता रहा हूँ पैरेलल क्यों किया, ये सामान हमें दे दिया जाता था, हमें ये बनाना होता था, तो ये जो चीजें हैं पहले से कितनी होंगी, शुरू में एकदम शुरू जब होगी रिएक्शन 0, और फिर जब रिएक्शन होगी तो ये इनका अमाउंट बढ़ेगा कम होगा, इनका अमाउंट बढ़ेगा, ये अमाउंट देखो यहाँ 0 से स्टार्ट करा, ये बढ़ा दिया, ठीक है। नीचे वाला ग्राफ इज फॉर प्रोडक्ट। अब यहाँ देखो कि एक टाइम है, अपनी कॉपी में अलग से तुम जहां पे भी तुम्हें लग रहा हो अपने डायग्राम में पैरेलल, वहां पे वो टाइम बोलना, दैट इज इक्विलिब्रियम एक्चुअली। देखो क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स शुरू में कुछ थे, रिएक्शन स्टार्ट हुई, कम होने लगे, कम होते गए, और फिर जैसे मान लो ये वो पॉइंट है जिसके बाद ये रिएक्टेंट का ग्राफ
इस एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका पैरेलल होना क्या बताता है? तुमको ग्राफ में इस पॉइंट से यहां तक आने में दिख रहा है क्या रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज होता? यहां से यहां आने में रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज होता दिख रहा है? अच्छा, क्या होता दिख रहा है? कम होता, बढ़ता? कम होता। सबको दिख रहा है ग्राफ में? कोई भी ग्राफ बना दे दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ बताओ कि यहां से यहां तक जाने में रिएक्टेंट का अमाउंट सेम, कांस्टेंट। यहां से यहां तक में प्रोडक्ट का अमाउंट कांस्टेंट, नो चेंज, है ना? तो ये जो स्टेट है, ऐसी स्टेट आ गई जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज होना बंद हो गया। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज होना बंद हो गया। जब तक रिएक्टेंट कम हो रहा था हम बोल रहे थे रिएक्शन चल रही है, जब तक प्रोडक्ट बन रहा था रिएक्शन चल रही है। अब यहां देखो, नॉर्मली इनरिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का अमाउंट है, जो रिएक्टेंट का अमाउंट है, ये बताना देख के सिंपल चीज कि यहाँ पर इस स्टेट पे रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज होना बंद हो गया, पर रिएक्टेंट का अमाउंट जीरो हुआ क्या? नहीं, ये तो दिख रहा है जीरो नहीं है ना? अब वैसे जो अपनी नॉर्मल रिएक्शंस होती थी इरिवर्सिबल, उसमें भी रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज होना बंद हो जाता था, पर कब? जब वो खत्म हो जाता था, विच इज ऑब्वियस। भाई चीज है ही नहीं है तो कहां से चेंज होगी, है ना? पर यहाँ क्या हो रहा है कि अभी रिएक्टेंट बचा है पर अब चेंज नहीं हो रहा, प्रोडक्ट बन गया है पर और बढ़ नहीं रहा। तो दैट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज होना बंद हो जाए। ठीक है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज होना बंद हो जाए। अब ये कैसे होता है? दैट इज इम्प्लाइज यस, हाँ, कि ये रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम आ गया है अगर वो जीरो नहीं है तो। ना, ये कब होता है, कैसे हो जाता है? देखो, जब अपन रिएक्शन बोलते हैं कि आगे जा रही है, ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, तो दिस इज फॉरवर्ड। तो उस समय मैं ये रिवर्स वाली रिएक्शन हटा रहा हूं, अगर तुम्हें लिखना है तो लिखे रहने देना, मुझे यहाँ कुछ लिखना है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की स्पीड को RF से रिप्रेजेंट करता हूं। आई यूज स्मॉलर नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। Similarly, RB is called as rate of backward reaction. आगे फॉरवर्ड जाना, पीछे बैकवर्ड आना, और उनकी स्पीड को कि भाई किस दर से कितने मोल एक सेकेंड में, कितने मोल 10 सेकेंड में, उसको अपन बोलेंगे उसकी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड, फॉरवर्ड जाने की एंड देन बैकवर्ड आने की। ठीक है, तो जब रिएक्शन होती है तो फॉरवर्ड जा रही है तो फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा, बैकवर्ड आ रही है तो बैकवर्ड की स्पीड ज्यादा। पर अगर वो रेट सेम हो गई, देखो सिंपल है बहुत, आराम से समझना कि भाई जिस रेट से रिएक्टेंट बना, सॉरी, जिस रेट से रिएक्शन कम हुआ, जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म हुआ, उसी रेट से अगर वो बन जाए तो उसका अमाउंट चेंज होगा क्या? नहीं होगा। दूसरी चीज, जिस रेट से प्रोडक्ट बने उसी रेट से वो खत्म हो जाए तो उसका अमाउंट चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये वो स्टेट है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, कि अगर रिएक्टेंट के बनने का रेट उसके खत्म होने के रेट से, और प्रोडक्ट के बनने का रेट उसके कम होने के रेट से बराबर हो जाए। आई कांट रिपीट द होल चैप्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड अब जो बोल रहा हूँ मैं, है ना? आई एम सॉरी, सॉरी बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, बट मैं ऐसे नहीं कर सकता, फ्लो नहीं तोड़ सकते, नहीं तो अपन कोई ना कोई आउट होगा तो एक ही चीज पढ़ते रहेंगे, राइट? सो जिस रेट से रिएक्टेंट कम हो रहा है, अगर वही प्रोडक्ट उसके बनने के रेट के बराबर हो जाए, या जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है वही रेट रिएक्टेंट के कम होने के बराबर हो जाए, तो अपन बोलेंगे कि उनका रेट चेंज होना बंद हो गया। और अगर चेंज होना बंद हो गया, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको और समझ लेते हैं और इसमें एक्चुअली क्या हो रहा होगा। सो लेट्स सी, अपन रिएक्शन का नहीं लेते, थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। देखो,
एक इंसान है, इसका कुछ नाम दो। क्या बोला है इनको? मिस्टर एक्स, चिंटू बोलते हैं। हाँ, चिंटू ज्यादा सही नाम है एक्चुअली। मिस्टर एक्स कोई एजेंट थोड़ी है ये, कोई खुफिया। चिंटू जो है वो रोड पर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, हाँ मैं अपना नाम ही दे दूं, वेरी स्मार्ट, है ना, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट जा रहा है, एकदम खुशी खुशी चले जा रहा है, बड़ी आराम से, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक दूसरा केस, नहीं, जिसमें तो बेसिकली होगा क्या कि ये इस पॉइंट से स्टार्ट करके 2 मीटर 1 सेकंड बाद पहुंच जाएगा। फिर एक दूसरा केस जिसमें चिंटू ही, है ना, उसका भाई नहीं, एक एलिवेटर पे बैठा है, एलिवेटर इस तरह से चल रहा है, बैठा नहीं, खड़ा है मतलब बेसिकली, और उसके से एकदम भयंकर खुश, जादू। भाई एलिवेटर जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो चिंटू अपने आप खड़े खड़े 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसको देखेंगे तो अब 1 सेकंड बाद वो 2 मीटर दूर पहुंचेगा पर बिना चले, है ना। ये चिंटू, दोनों केसेस में चिंटू, पहले केस में चल के जाना पड़ा तो कम खुश, दूसरे केस में एलिवेटर हो गया बहुत खुश, है ना, एकदम ही। अब तीसरे केस में क्या हुआ, इन दोनों को अपन ने करा कंबाइन कि भाई एलिवेटर पे तो चढ़े, है ना, एलिवेटर पे तो चढ़े, और एलिवेटर चल भी 2 मीटर पर सेकंड से रहा था, पर अपन भी या चिंटू भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, चल तो रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा। तो इस केस में, है ना, इस केस में वो लेफ्ट टू राइट जा रहा था चल के, इस केस में वो राइट टू लेफ्ट जा रहा था अगेन एलिवेटर के कारण। पर इस केस में एलिवेटर और उसके खुद के चलने के बावजूद भी वो कहां पर है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो अपन यहां पर एलिवेटर को रुका हुआ बोल सकते हैं क्या थर्ड केस में, या एलिवेटर रुक गया। चिंटू को रुका हुआ बोल सकते हैं क्या, पर चिंटू को बोल सकते हैं, पर चिंटू खुद तो चल रहा है ना, अपन खड़े हो जाओ, है ना। पर बाहर से वो अपन को कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे। अब मुझे बताओ, रेस्ट पे दिख रहा है, रुका हुआ दिख रहा है। कोई एलिवेटर पे अगर बैठ जाए तो उसको चिंटू चलता हुआ दिखेगा ना, राइट। तो अगर मैं बाहर से देखूं मुझे रेस्ट पे दिख रहा है, और मुझे अगर एक्चुअलिटी पता है, तो मैं इस सिचुएशन को स्टैटिक बोलूंगा कि डायनेमिक बोलूंगा, स्टैटिक और डायनेमिक। देखो स्टैटिक का मतलब सब कुछ रुक जाए ना, स्टैटिक का मतलब सब कुछ रुक जाए, पर यहाँ देखो ये एलिवेटर एज वेल एज चिंटू बोथ आर मूविंग, दिस इज डायनेमिक, पर दिस सीम्स टू बी एट रेस्ट। सेम हैपेंस इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, कि भाई रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड भी आ रही है, पर सीम्स लाइक नथिंग इज हैपनिंग, इट सीम्स कि नथिंग इज चेंजिंग। तो इक्विलिब्रियम इज, हाँ अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, नहीं तो दौड़ने लग जाएगा वो तो भयंकर ही खुश, अरे वाह, अरे वाह, इतनी तेज तो दौड़े नहीं आज तक कभी। सेम डायरेक्शन में दौड़ने लग जाएगा तो स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना, रियलाइजेशन हो जाएगा, अरे भाई अपन तो यूसेन बोल्ट बन गए। तो ऐसा नहीं है, एक्सीलेटर के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए तो देखो तुम उसका फेस देखो, एक्सप्रेशन देखो तुम, क्या खतरनाक दे रहा है। हाँ, अब वो बोर्ड में कैसे मूव करूं, क्या बोर्ड इधर उधर करने लग जाऊं, है ना। एक्सप्रेशन तुम देखो एकदम, तुम्हें समझ आएगा, फील होगा, भावनाएं समझो उसकी। पहले देखो खुशी, है ना, फिर बार देखो और खुशी, पहली बार एक्सीलेटर पे चढ़ने को मिला, पर फिर बाद में देखो, है ना,
दुख नहीं है, दुख ऐसा होता है, ये असमंजस है। असमंजस पता है तुम लोगों को? हाँ, तो ये वही है, दुख तो ऐसा होता है। दुख क्यों होगा? अपन को अपना एग्जाम्पल दिया जा रहा है क्लास में, दुख क्यों होगा ना ऐसे, राइट? तो ये सेम चीज ऑलमोस्ट जो अपन यहाँ बोल रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होती है। तो इक्विलिब्रियम के बारे में आपको ध्यान रखना है, दिस इज द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक तो कब, कि भाई रिएक्शन हो ही ना रही हो, बट इसमें दो रिएक्शन चल रही हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है, तो कांट से कि इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। कहीं पर भी एक नोट की तरह एक छोटी सी 3 वर्ड से लिख लो, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, इक्विलिब्रियम इज विजुअल स्टेट ऑफ नो चेंज एंड इट इज डायनेमिक। ठीक है, इक्विलिब्रियम is state of no visual change, but it is dynamic in nature. ठीक है, स्टेट ऑफ नो विजुअल चेंज समझ में आया? मैं बोर्ड नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ हटा रहा हूँ, इसलिए मैंने बीच में लिखा। सो स्टेट ऑफ नो विजुअल चेंज समझ आया? इरिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं होता, वो तो खत्म हो जाती है ना। इक्विलिब्रियम तो इरिवर्सिबल में आता नहीं, वो तो खत्म ही हो जाएगी, रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। और स्टेट ऑफ नो विजुअल चेंज क्लियर, कि भाई हो तो बहुत कुछ रहा है पर दिख नहीं रहा, चिंटू की तरह यहाँ पे। और डायनेमिक क्यों है? क्योंकि हो बहुत कुछ रहा है, एलिवेटर चल रहा है, हम चल रहे हैं, है ना। नो विजुअल चेंज मीन्स विजुअली तुमको कुछ होता नहीं दिखेगा, ए और बी कम होते नहीं दिखेंगे, सी और डी बढ़ते नहीं दिखेंगे, पर वो तो तब भी होता है जब रिएक्शन ना हो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रिएक्शन हो रही है पर चेंज नहीं होता दिख रहा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम को अपन ऐसे बताते हैं कि ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेट ऑफ नो विजुअल चेंज। विजुअल मतलब समझ रहे हैं कि देख के चेंज नहीं दिख रहा, पर एक्चुअलिटी में जाओगे तो रिएक्शन हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है ना यार, ऐसा नहीं है कि हाँ काम हो रहा है, सॉरी मुझे लगा कम हो रहा है बोल रहे हो, काम हो रहा है वो दिख नहीं रहा, सब चल रहा है एकदम मस्त, है ना, पर अपन को विजुअली कुछ नहीं दिख रहा। राइट, राइट, ओके, यस, ठीक है ना। अब इसमें 2-3 केसेस जैसे और भी बन सकते हैं, तो अपन उसको समराइज करते हैं। जितना तुमको बोर्ड पे लिखना लिखो एक बार फटाफट, थोड़ा तो क्लीन करना ही पड़ेगा। हाँ वो हटा देंगे, पर ये अपन ने पहले लिखा था, दैट मीन्स अपन को इसको थोड़ा सा क्लियर करना है। राइट, सो सी बेसिकली वाई एक्सिस और ग्राफ में क्या लिखा है, अमाउंट, स्क्वायर ब्रैकेट बना है और अमाउंट, अपन इसकी बात ही कर रहे हैं अब, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट बनाए हैं, अमाउंट बोला है उसको मैंने, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट अमाउंट है। देखो अब रिएक्शन जो है उसमें इक्विलिब्रियम तो इवेंचुअली आता है, इक्विलिब्रियम तो कभी ना कभी आएगा, पर पर उससे पहले, उसके बाद में और भी केसेस बन सकते हैं। कैसे केसेस बन सकते हैं? कि अगर अगर आर एफ आर बी से, ए बी से सी डी बनने का रेट, यानी कि आर एफ सी डी से ए बी बनने के रेट से ज्यादा है, तो नेट क्या दिखेगा? कहने का मतलब है कि अगर इस एलिवेटर पर चिंटू जो है वो 2 की बजाय 4 मीटर पर सेकेंड से चले, एलिवेटर भी चल रहा है पर ये 4 मीटर पर सेकेंड से चलने लग जाए, तो क्या होता दिखेगा? रिलेटिव मोशन लगाओ, पढ़ लिया होगा अब तक तो। अगर ये इसकी स्पीड इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड और इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या दिखेगा? मूवमेंट होती दिखेगी, 2 मीटर राइट जाता दिखेगा, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर आर एफ आर बी से ज्यादा है
तो रिएक्शन अपन को कहाँ जाती दिखेगी, फॉरवर्ड, क्योंकि रेट ज्यादा है। उल्टा कर दो, आरबी आरएफ से ज्यादा है तो बैकवर्ड, राइट। और अगर ये केस आ गया कि भाई आरएफ और आरबी बराबर, तो उस केस में अपन बोल देंगे कि भाई हाँ ये होता है, ये तो हमने पढ़ना था इक्विलिब्रियम, आरएफ इज इक्वल टू आरबी। तो बेसिकली अब कुल मिला के बात ये आ गई कि अगर आपको इक्विलिब्रियम की स्टेट समझानी है तो आरएफ और आरबी बराबर कर दो। आ रही बात समझ में कि अगर इक्विलिब्रियम की स्टेट समझना है तो इस आरएफ को आरबी के बराबर कर दो, और जब ये बराबर तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। तो इस पॉइंट के बाद अब हम क्या करेंगे, अब अपन ये आरएफ आरबी निकालेंगे और इनको करेंगे बराबर। ठीक बात है। तो इक्विलिब्रियम में ओवरऑल क्या हो रहा होगा वो समझ आ रहा है ना। अपन को इस आरएफ आरबी को निकाल के अब करना है बराबर, ध्यान से देखना। अच्छा इमेजिन कर लो, डायग्राम बना, फिर हटाता हूं मैं। जब चिंटू चल रहा होगा एलिवेटर पे 2 मीटर पर सेकंड से, और एलिवेटर जा रहा होगा पीछे, तो इमेजिन करो, सब लोग सोचो, विजुअलाइज करो, है ना। एक इंसान है जो कि 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, और ये जो एस्केलेटर है, एलिवेटर है, वापस आ रहा है। तो ये मून वॉक करता दिखेगा, पता है मून वॉक वो होता है ना, दिखेगा ना। मून वॉक करता, वो माइकल जैक्सन करता था डांस में। तुम्हारे टाइम से पुराना है वैसे वो, पर मे भी अगर किसी ने देखा हो तो। इस तरह से एलिवेटर एक्सीलेटर होते कहाँ पर हैं, मॉल में तो सीढ़ियाँ होती हैं, एयरपोर्ट्स पे होते हैं नॉर्मली। एयरपोर्ट की जो इंटरनेशनल टर्मिनल्स है ना सरदार नहीं पगड़ी नहीं बनाई मैंने, वो तो बनाऊंगा तब। लगेज के लिए भी होते ही है, बट इंटरनल के लिए भी बहुत बड़े बड़े टर्मिनल्स होते हैं। मतलब अगर आप गेट नंबर 36 टाइप्स पे आ जाओ आईजीआई एयरपोर्ट पे दिल्ली के, तो वहां से जो एग्जिट है 2 किलोमीटर दूर है, पैदल ही पैदल, अंदर ही अंदर। तो फिर ऐसे एलिवेटर बनाने पड़ते, लोग मतलब चल नहीं पाते थे। राइट राइट राइट। सो अपन को बेसिकली आरएफ आरबी बराबर करना है, लेट्स फोकस ऑन दैट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी है क्या? अच्छा है, नाइस, अच्छी बात है। साइड में, ओके। और तो मैंने तो एयरपोर्ट के अलावा कहीं देखा नहीं, कहीं देखा है क्या? हाँ कन्वेयर बेल्ट तो वैसे एयरपोर्ट पे जहाँ लगेज होता है वहां भी होते ही है। हाँ ट्रेडमिल तो घर पे ही है मेरे वैसे, राइट, ट्रेडमिल में भी होता है। पर ट्रेडमिल का तो आइडिया ये है कि मतलब उस पर तो अपन ये एक्चुअली करते ही है। हाँ सारे एयरपोर्ट्स पे होता है, एयरपोर्ट्स में तो सब जगह होता ही, राइट। लेट्स फोकस ऑन दिस आर एफ इज इक्वल टू आर बी कैसे करेंगे, तो देखो अब अपन इसी में यहाँ कंटिन्यू कर लेना ना ये रिएक्शन ऊपर, या फिर चलो मैं लेट मी चेंज द रिएक्शन, मैं कुछ और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये हटा दूं, डायग्राम्स हो गया इसका काम, ये सब स्टेट विजुअल चेन डायनेमिक सब लिख लिया, राइट। तो देखो अगर अपन रिएक्शन अब कंसीडर करते थोड़ी इस टाइप की, एम ए प्लस एन बी इन इक्विलिब्रियम विथ आर बी नहीं, और आर ले सकते हैं, एस टी। तो यार ना अल्फाबेट इतने कम पड़ते हैं ना, पी क्यू ले लें, पी, चलो पी सी प्लस क्यू डी। एम ए प्लस एन बी एंड पी सी एंड क्यू डी, तो एम एन पी क्यू आर कोफिशिएंट्स, ए बी सी डी आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली, राइट। अब अगर अपन इसमें बात करें, अरे बेटा पी जो है अभी अपन पार्शियल प्रेशर का यूज करेंगे, एन मोल के लिए यूज करते हैं, आर में सोच रहा था तो आर रेट है, तो कम तो पड़ ही जाते हैं ना, तो पढ़ते तो है ही कम।
Ma+NB Pc + QD। अब अपन बात करें अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो बताओ किसके प्रोपोर्शनल या किस पे डिपेंड करना चाहिए। तो देखो ऐसा है कि रिएक्शन है, उसमें ए और बी है, जितना ज्यादा होगा उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, जितना कम होगा उतनी धीरे धीरे चलेगी। तो शुड डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ ए एंड बी। तो अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इस ऑनवर्ड्स रेट की इक्वेशंस लिखने में रेट की डिपेंडेंसी, फॉरवर्ड है तो रिएक्टेंट, बैकवर्ड है तो प्रोडक्ट, बट रेट की डिपेंडेंसी बताते हैं ऑन एक्टिव मास। भाई जो एक्टिव मास है वो क्या होता है, क्या बला होती है। तो एक्टिव मास एक नाम दिया गया है अमाउंट को, ठीक है। इट्स मेजर ऑफ अमाउंट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। तो एक्टिव मास क्या है, इट इज मेजर ऑफ अमाउंट। मतलब अपन अमाउंट को जब बताते हैं तो इस तरह के चैप्टर्स में या केमिस्ट्री में बेसिकली बोल देता हूं मैं, अमाउंट बताने के लिए एक्टिव मास यूज करते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल अपन टाइप्स ऑफ एक्टिव मास देख लेते हैं, अपन को यूज भी करना ही है। तो एक्टिव मास आर 3 टाइप्स, concentration which is basically molarity। अभी एक एक करके बताऊंगा कैसे निकालना, क्या क्या होते हैं। पार्शियल प्रेशर which is basically pressure, एंड थर्ड एक और है, अभी बताता हूँ। जब अपन चीजों का एक्टिव मास लिखेंगे, देखो ऐसा किसी ने बोला कि अच्छा ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो 10 ग्राम में है, 20 ग्राम भी है, यहाँ पे 10 और 20 लिख दो। तो नहीं, सीधा ग्राम नहीं लिखना। 10 ग्राम में 20 ग्राम भी, मॉलिक्यूलर मास पता है तो मोल निकाल दो, सीधे मोल नहीं लिखना। हमको वहां एक्टिव मास लिखना है, जिसके लिए अपन नॉर्मली जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एक्टिव मास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझना कि अगर मैं बोलूं व्हाट डज दिस कंप्लीट सिंबल मीन, तो अगर ए के आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, क्या मीन करेगा ये स्क्वायर ब्रैकेट ए, क्या मीन करेगा, एक्टिव मास ऑफ ए। दैट मीन्स that can mean two things, active mass of A, this can mean two things, concentration या molarity of A या partial pressure of A if it is a gas। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंबल समझ आ गया सबको एक्टिव मास के लिए क्या यूज करना है ना। नॉर्मली अपन इसको स्क्वायर ब्रैकेट को या तो एक्टिव मास, और अगर वो ऐसी चीज है जिसका अपन पार्शियल प्रेशर नहीं निकाल सकते तो हम इसको मोलारिटी के लिए भी यूज कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, होता तो है ना। राइट, सो अपन कॉन्सेंट्रेशन विच इज बेसिकली मोलारिटी सॉल्यूशंस के लिए, गैसेस के लिए भी, या अगर स्पेसिफिकली और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स और वन ऑफ देम और टू ऑफ देम, थ्री ऑफ देम, फोर ऑफ देम आर गैस, तो यूज पार्शियल प्रेशर। तो अपन जब रिएक्टेंट के अमाउंट की बात करेंगे इस चैप्टर में, तो हम आइदर मोलारिटी लेंगे या पार्शियल प्रेशर लेंगे, या सीधा उसकी वैल्यू, उसके अमाउंट की यानी कि उसके एक्टिव मास की वैल्यू 1 लेंगे इफ इट्स अ प्योर सॉलिड और लिक्विड। प्योर वर्ड कहाँ, दिस इज थर्ड। अगर मेरा जो कंपोनेंट है रिएक्शन में पार्ट लेने वाला वो कोई प्योर सॉलिड CaCO3 फॉर एग्जांपल, या लिक्विड वाटर फॉर एग्जांपल है, तो उसका एक्टिव मास सीधे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अगर एक्वस सोल्यूशन है, H2SO4 को पानी में घोल के सोल्यूशन बनाया, एक्टिव मास क्या होगा, उसकी मोलारिटी। ठीक है, मेरे पास एक मिक्सचर है, बताता हूँ, एक मिक्सचर है जिसमें H2 गैस और N2 गैस है, तो उसके लिए तुम एक्टिव मास क्या लोगे, या तो मोलारिटी ले लो उनकी, या फिर पार्शियल प्रेशर ले लो उनका, उनका प्रेशर ले लो। पर अगर वो सॉलिड हुआ जैसे कि CaCO3, MgCO3, कोई भी सॉलिड, AgCl, तो उनके लिए एक्टिव मास लेना है 1। अगर वो लिक्विड हुआ, इथेनॉल, मिथेनॉल, पानी, बेंजीन, अगर उसके आगे रिएक्शन में सिंबल की जगह एल लिखा है या एस लिखा है, तो मास इज 1। बात समझ आ रही है। अब 1 तो निकालना क्या बताऊं, सीधा देख लो, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है तो 1 ले लो। बाकी अगर केस है तो मैं बताता हूँ कैसे निकालना है।
और ये समझ आ रहा है कि अपन प्योर सॉलिड लिक्विड में क्या करने वाले हैं। H2O गैस है तो गैस है ना, फिर तो पार्शियल प्रेशर लेना, मोलारिटी लेना। अगर वो गैस है, स्टेट गैस है तो पार्शियल प्रेशर मोलारिटी, पर इफ इट इज अ लिक्विड देन उसका एक्टिव मास 1 लोगे। पार्शियल प्रेशर फॉर गैसेस अभी बता रहा हूँ, निकालना भी सिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, ठीक है। These are 3 kinds of active masses. Let's see, एक एक करके देख लेते हैं। कंसंट्रेशन मोलारिटी कैसे निकालोगे? तो मोलारिटी जिसका सिंबल कैपिटल M होता है, जो सबसे कॉमन कंसंट्रेशन टर्म होती है, इज कैलकुलेटेड। मोलारिटी कैसे लेनी? हाँ नहीं, मोलारिटी फॉर एक्वा सोल्यूशन और गैसेस, पार्शियल प्रेशर फॉर ओनली फॉर गैसेस। बता देता हूँ। तो मोलारिटी अपन कैसे निकालते हैं? दिस मोलारिटी और M is calculated by formula NB by VL. Moles of solute upon volume of solution. Moles upon volume. Number of moles upon volume of solution. Moles of B मतलब solute, इनको लेना है वॉल्यूम को लीटर में, तो ये अपन को मोलारिटी मिल जाती है पर लीटर वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स पर लीटर इज मोलारिटी। किस किस के लिए? तुम जिसका भी मोल और वॉल्यूम निकाल पाओ उसके लिए लगा दो। तो नॉर्मली अपन एक्वा सॉल्यूशंस में लेते हैं, जब अपन सोल्यूट के मोल्स और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेते हैं, और गैसेस में भी लेते हैं, गैस की मोल और उसका वॉल्यूम ले लेते हैं। एक से दूसरे में कैसे बदलना है, कैसे पुट करना है, कैलकुलेशन सब बताऊंगा मैं, ठीक है। मोलारिटी और कॉन्सेंट्रेशन कैन बी यूज फॉर सॉल्यूशंस एज वेल गैसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर। दिस पार्शियल प्रेशर is pressure of a gas in a mixture। अब देखो पार्शियल प्रेशर जो वर्ड है ना, वैसे स्पेशल उसमें कुछ है नहीं, दिस इज सिंपली प्रेशर ऑफ अ गैस, बट हम उसमें पार्शियल वर्ड कब लगाते हैं? जब अपन गैसेस का मिक्सचर लें जिसमें एक से ज्यादा गैस है और किसी एक गैस का प्रेशर बताएं, तो वी यूज द वर्ड पार्शियल। जैसे मैंने N2 और H2 मिला दिया है ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस मिला के रखी, तो उसका जो टोटल प्रेशर है 10 atm है, तो 10 atm तो टोटल प्रेशर है ना। एक का प्रेशर, उस पर्टिकुलर एक गैस का प्रेशर के लिए अपन यूज करते टर्म पार्शियल प्रेशर। देखो डायग्राम देखो, गैस A मोल्स Na, गैस B मोल्स Nb, गैस A के मोल Na, गैस B के मोल्स Nb, और इनका जो टोटल प्रेशर है, जो डब्बे के अंदर गैस है उसका जो टोटल प्रेशर है वो पीटी है। तो जो पीटी है वो किसका प्रेशर है? पीटी है वो किसका प्रेशर है? पीटी किसका प्रेशर है? डब्बे में जो गैसेस हैं उनका टोटल प्रेशर, मिक्सचर ऑफ गैस ए एंड बी दोनों का मिला टोटल, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि ए का प्रेशर क्या, तो वहां वी यूज दैट टर्म, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। भाई कोई बोले ए की बात करो तो टोटल प्रेशर थोड़ी बताएंगे, सारा प्रेशर ए के कारण थोड़ी है, तो किसके कारण है? ए और बी के कारण, दोनों के कारण मिला के। तो इसलिए वी यूज द टर्म पार्शियल प्रेशर। सिंबल जैसे ए के लिए भी यूज पी ए। Calculation, it is moles of A upon moles of A plus moles of B into PT. A का पार्शियल प्रेशर, A का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल मतलब पार्ट, थोड़ा सा फ्रैक्शन, उसका एक पार्ट है। टोटल प्रेशर में से A का पार्ट कितना? तो Na अपॉन Na प्लस Nb, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, है ना। और ऐसे ही अगर अपन Pb निकालें, पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालें, तो Nb अपॉन Na प्लस Nb इंटू P टोटल। ठीक है। अच्छा, अब दोनों केसेस में एक और कॉमन चीज देखना है कि ये दोनों चीजें, यानी कि एन बी हटा देता हूँ, एन लिखो बस, तुम्हें क्या करना, ये दोनों चीजें, दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलारिटी एज वेल एज पार्शियल प्रेशर,
क्या हम बोल सकते हैं कि मोल्स के प्रोपोर्शनल हैं? मोलारिटी एज वेल एज पार्शियल प्रेशर दोनों मोल्स के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, है ना? तो अगर हमसे कोई बोले कि मेरे पास 3 गैसेज हैं, उनके एक्टिव मास का रेशियो बताओ, ये नहीं बताया ना, पार्शियल प्रेशर नहीं बोला ना, मोलारिटी बोली, तो तुम तो एक्टिव मास का रेशियो बताओ, तो किसका रेशियो निकालोगे? मोल्स का। ठीक है, एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट दिस, लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो नीचे उसमें वॉल्यूम आ रहा है एक में, और एक में टोटल मोल्स और टोटल प्रेशर आ रहा है, तो वो दोनों चीजें तो सबके लिए कॉमन है। स्पेसिफिकली एक किसी चीज के लिए जो एक्टिव मास है इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो देखो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी में लिखवा रहा हूं ना, ये कैलकुलेशन में नहीं आती काम, इससे तुम एक्टिव मास निकाल नहीं पाओगे, वो तो या तो इससे निकालो या इससे निकालो, पर इससे रेशियोज निकल जाते हैं। किसी ने बोला कि 10 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और हमारे पास 100 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, बताओ एक्टिव मास का रेशियो क्या? तो मोल्स निकाल के मोल्स का रेशियो बता देना। समझ आ रहा है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे, है ना? राइट। सो नेक्स्ट इज, अपन ने ये समझ लिया कि जिस चीज पर वो रेट डिपेंड करती है वो अपन को कैसे लेना है, कैसे निकालना है। वो दैट चीज इज आर एफ के लिए एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और आर बी के लिए एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अपन इनको निकालेंगे फिर बराबर कर देंगे, तो हमें इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना? राइट। तो ऐसे तो अभी टाइम है, बट मेरे को सारे बैचेस सेम उस पर रन करना है, तो अभी आगे कुछ डिस्कस नहीं कर रहा मैं। किसी को कुछ डाउट है इसमें अभी तक अपन ने जो पढ़ा तो पूछ लो, अदरवाइज विल फिनिश दिस। स्क्वायर ब्रैकेट मोल, समझा नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ ये ऐसे लिख ले, ये मत लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो एक्टिव मास, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है वो, एक्टिव मास था, तो एक्टिव मास प्रोपोर्शनल टू मोल, देख लो। वन ऑफ द एक्टिव मास इज मोलारिटी प्रोपोर्शनल टू मोल, पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल। एक्सो का ग्राफ में क्या डाउट है? एक्सोथर्मिक के ग्राफ में मैंने बोला कि क्योंकि रिएक्शन जब होती है तो प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से कम है, ये रिएक्टेंट की हीट है, ये प्रोडक्ट की हीट है, तो प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से कम है। इसका मतलब यहाँ जो रिएक्टेंट पे हीट थी उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट के पास कम हीट होगी और कुछ हीट बाहर आ जाएगी। अब वो बाहर आ रही है मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। समझ आ रहा है? क्योंकि हीट बाहर आ रही है मतलब वो एक्सोथर्मिक है। लिक्विड के केस में हमेशा एक्टिव मास वन होगा क्या? एक केस में नहीं होता, ऑलमोस्ट 99% केसेस में, पर एक केस में नहीं, जब रिएक्शन में सारे लिक्विड्स हों तब हम उनकी अपनी अपनी मोलारिटी ले लेते हैं। व्हाट्स दैट पीटी? इट्स टोटल प्रेशर, दोनों का मिला के टोटल प्रेशर। दिस इज एक्स एक्सिस पर क्या लिया था हमने ग्राफ में, यहाँ पर हमने ग्राफ में एक्स एक्सिस पर लिया था रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसमें आगे जाने का मतलब रिएक्शन आगे जा रही है। एक्टिव मास इज नॉट जस्ट अमाउंट। अमाउंट तो तुम बोलोगे एक्टिव मास क्यों ले रहे हो, इतनी मेहनत क्यों करना, ग्राम में बता दो अमाउंट। इट्स मेजर ऑफ अमाउंट। इट्स लाइक कि अगर मुझे मोलारिटी पार्शियल प्रेशर सबको मिला के एक साथ कुछ बोलना है तो मैं एक्टिव मास बोलूंगा। समझ रहे हो कि देखो रिएक्शन में चीजों की जो स्टेट है, कोई कंपल्सन तो नहीं होता ना कि सॉलिड से सॉलिड ही बनेगा, लिक्विड से लिक्विड ही बनेगा। सॉलिड से गैस बन गई कभी, लिक्विड से सॉलिड बन गया कभी। तो उस केस में अपन को एक जनरल ऐसी चीज लेनी होती है जो अपन यूज कर पाए। भाई एक्टिव मास यूज कर लो तो उसको वो स्टेट इंडिपेंडेंट हो जाता है, ऐसा कुछ है। समझ रहे हो कि अगर अपन एक ही कोई पर्टिकुलर चीज पकड़ लेते तो वो सब पे नहीं लगती, है ना? तो वी चोज एक्टिव मास। और किसी ने कुछ पूछा हो, मैंने नहीं ध्यान दिया हो?
चलो, किसी को कुछ डाउट है और? नहीं है? परफेक्ट, चलो कल मिलते हैं फिर, अपनी नेक्स्ट क्लास तो है ही कल।